हाय ऑल। आज अपने इस वीडियो में मैं मेंटल वेलनेस के बारे में बात करने जा रही हूँ। हालांकि मेंटल वेलनेस का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कई तरह की परेशानियाँ शामिल हैं। मेन बात यह है कि अगर हम जनरल प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स पे ध्यान ना दें तो और इनका इलाज टाइम पे शुरू ना करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मेंटल प्रॉब्लम फिज़िकल प्रॉब्लम से इसलिए अलग हैं क्योंकि फिज़िकल प्रॉब्लम में हमें बीमारी की जानकारी होती है। जिस शख्स को वो बीमारी होती है उसे पता होता है कि वो बीमार है या उसे कुछ प्रॉब्लम है। जबकि मेंटल प्रॉब्लम में क्या होता है कि कई बार उसे पता ही नहीं होता कि उसको कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसके साथ और वो किसी बीमारी का शिकार है। इसलिए इस तरह के सिम्टम्स को समझने के लिए इलाज बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट के हिसाब से दो तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट साइकोटिक डिसऑर्डर एंड सेकंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर। आइए मैं बताती हूँ आपको साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है। इसमें पेशेंट का जो रिलेशन है या कनेक्शन है वो रियलिटी से टूट जाता है। अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में वो रहता है। ऐसे पेशेंट को पता ही नहीं होता कि वो बीमार है या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, उसके साथ जो रह रहे हैं लोग, फ्रेंड्स या फैमिली जो भी उसके साथ रह रहे हैं, उन्हें पता होता है कि इसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ गए हैं या कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आमतौर पर जो देखा जाता है वो होता है मैनिया, सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजन, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सारा जो होता है ये इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो थेरेपी से नहीं किया जाता। मोस्टली मेडिसिन से भी इनका ट्रीटमेंट या फिर सिर्फ टॉक थेरेपी या हम सीबीटी के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर में पर्सन खुद कह सकता है कि उसको फील होता है कि मैं बीमार हूँ। वो सैड होता है या फिर उसको कुछ स्ट्रेस होता है और इसकी वजह से उसका जो पूरा रूटीन होता है वो ख़राब हो जाता है। बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन के मरीज, स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबिया मीन्स जिनमें चीज़ों से डर, छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है जिनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार ये डर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हम फोबिया बोलते हैं। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक ही काम को बार बार करना या सफाई की एक सनक लग जाना कि बार बार सफाई करना या बार बार नहाना, बेवजह हाथ पैर धोना, बार बार हाथ धोना, ये सब ओसीडी में आता है। सीधे कहें तो इस डिसऑर्डर में घबराहट, बेचैनी के साथ इमोशनल डिसऑर्डर की परेशानी भी आती है। काउंसलिंग और थेरेपी का उपयोग खासतौर पर ऐसे मरीजों के लिए ही होता है। मन की जो बीमारियां होती हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले तो पर्सन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पहले मेडिसिन दी जाए या पहले काउंसलिंग ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग का मतलब क्या है। क्योंकि बातचीत तो घर पर भी होती है, घर के मेंबर्स भी बातचीत करते हैं, पर जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो भी समझाते हैं और जो पेशेंट होता है उसके डर को भगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। इसलिए साइकियाट्रिस्ट पहले मेडिसिन देकर बीमारी के जो इफ़ेक्ट है उसको कम करते हैं ताकि पेशेंट पर बातों का पूरा असर हो सके। इसलिए ऐसे मामलों में अगर प्रॉब्लम सीरियस है तो सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बेहतर होता है। जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इलाज के दो तरीके हैं, थेरेपी और काउंसलिंग। थेरेपी क्या होती है? इसमें दवा और काउंसलिंग दोनों आते हैं। जो पेशेंट है उसकी थिंकिंग में हम चेंजेस करते हैं, इस पर काम किया जाता है। जैसे अगर कोई शख्स या पेशेंट नेगेटिव सोच रहा है, बिना खतरे की बातों पर भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, उसे एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको थेरेपी की ज़रूरत है। सीरियस डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर आदि के मामलों में थेरेपी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। दूसरी बात है काउंसलिंग। इसमें सिर्फ काउंसलिंग होती है, इसमें दवा नहीं दी जाती। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि काउंसलिंग देने का फ़ायदा तभी होता है जब पेशेंट काउंसलर की बातों को समझने और अपनाने के लिए कैपेबल हो, उसमें अपनी परेशानी को समझता हो। और अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो थेरेपी ही कारगर होती है, जिसमें दवाओं के बाद या फिर मेडिसिन के बाद फिर से काउंसलिंग की जाती है। आइए अब जानते हैं कि थेरेपी किस तरीके से होती है या थेरेपी ज़रूरत के हिसाब से कैसे दी जाती है। तो हम बात करते हैं पहले बिहेवियरल थेरेपी की।
आमतौर पर सभी तरह की थेरेपी जो मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ होती है, बिहेवियर थेरेपी के अंतर्गत ही आती है। इसमें शख्स के बिहेवियर में बदलाव लाना मेन मोटिव होता है। इसमें जो सबसे मेन है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम CBT भी बोलते हैं। इसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग पता करते हैं पहले कि उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं या फाउंडेशन है क्या है, वो किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बातचीत के द्वारा उसकी जो नेगेटिविटी है उसको दूर करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। ये प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो होता है और घर पर भी हम पेशेंट को समझाकर या फैमिली मेम्बर्स को समझाकर इस थेरेपी को हेल्पफुल बना सकते हैं। और ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं हैं घर पर कि इसको शुरू कैसे करना है, या इसलिए उनकी बातचीत फेल हो जाती है। इसलिए काउंसलर उनको काउंसिल करके बताते हैं, फैमिली काउंसलिंग करके, कि आपको पेशेंट के साथ कैसे पेश आना है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है इसे बखूबी अंजाम देता है। इसके साथ ही इसमें दवा की भी भूमिका होती है। मेडिसिन के बाद जो पेशेंट है उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। फिर काउंसलिंग के दौरान उससे लॉजिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको जाना जा सके। CBT का जो मेन यूज़ होता है वो एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए भी होता है। इसे बातचीत से उसकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश की जाती है। इसमें यह होता है कि सबसे पहले उस पेशेंट से कहा जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को पहचानिए, कि जो प्रॉब्लम की एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में से आपको लगता है कि ये ठीक है, ये सीरियस है, ये सीरियस नहीं है। तो जो सीरियस नहीं है उसको हम कट करते हुए जाते हैं और जो लगता है कि जो प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है उस पर पहले वर्क किया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी से फोबिया का इलाज। जो एक्सपोजर थेरेपी होती है वो फोबिया के ट्रीटमेंट में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि बहुत सारे लोग डॉग या फिर जो कॉकरोच होते हैं या फिर लिजर्ड होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फोबिया होता है कुछ लोगों को। तो अगर किसी को डॉग या से डर है या फिर कॉकरोच से डर है तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले उस पेशेंट को उस जिससे भी उसको डर है उसकी एक इमेज दिखाई जाती है और धीरे धीरे उसके साथ उस इमेज के साथ उसको 35 मिनट्स स्पेंड करने के लिए कहा जाता है और पूछा जाता है कि आपको इससे सबसे ज़्यादा डर क्या है। तो एक्सपोजर थेरेपी में धीरे धीरे पहले इमेज के थ्रू, फिर ओरिजिनल छोटा जैसे पपी हो गया उसको सामने रखेंगे। अगर डॉग से डर है धीरे धीरे उसको पपी से इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद उसको धीरे धीरे सामने डॉग का डर दूर करेंगे। ये OCD में भी कारगर है। कई लोगों को गंदगी और धूल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए बार बार हाथ धोते हैं। ऐसे में थेरेपिस्ट को क्या करते हैं कि थोड़ी सी धूल उस पेशेंट के हाथ पे रख देते हैं या थोड़ी सी मिट्टी उस पेशेंट के हाथ में रखते हैं। उसको बोलते हैं कि आपको ये 10 मिनट तक ऐसे ही रखना है, इसको धोना नहीं है। और धीरे धीरे इसी तरीके से करके उसको OCD का इलाज किया जाता है या ट्रीटमेंट किया जाता है कि उसको जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है धूल मिट्टी से, उसको उसी चीज़ से एक्सपोजर करा के उसका इलाज किया जाता है। ये सोशल फोबिया में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CBT, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं लोगों के सामने अगर कुछ बोलूँगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है कि मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, मैं शायद कुछ गलत बोल दूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। तो लोग मुझ पे हंसेंगे, यही एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में कि वो कुछ बोलना चाहते हुए भी, एक्सप्रेस करना चाहते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसका इलाज भी CBT के थ्रू किया जाता है। कई बार काउंसलर क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं कि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आप पे लोग हंसेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं काउंसलर, पहले धीरे धीरे उनको 10-20 लोगों के सामने बोलने के लिए बोलते हैं, फिर क्वांटिटी बढ़ा के 20-30 लोग करते हैं, धीरे धीरे बढ़ा के वो ज़्यादा लोगों के सामने उनको बोलने के लिए मोटिवेट करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। फैमिली थेरेपी में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब कोई बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है तो ऐसे मामलों में फैमिली थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं फैमिली से मिलकर ये जानने की कोशिश करती है कि उनका आपस में और बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है। अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बच्चे पे होगा। डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी, DBT जिसे हम बोलते हैं,
इसमें इमोशंस को मैनेज करके काम किया जाता है। इसमें कॉग्निटिव और एक्सपोजर दोनों थेरेपी का एक साथ काम होता है। आई होप आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।